नेपाली बौने पति पत्नी का सीक्रेट रेसिपी वाला जादुई ढाबा। नेपाल के काठमांडू शहर में चितावके नामक नेपाली सेना का एक ऑफिसर रहता था। चितावके के दो बेटे थे, बत्सा और धोनू। चितावके अपने दोनों बेटों को ही नेपाली सेना में भेजना चाहता था। बस्ता बेटे, यहाँ भेड़ों के पास क्या कर रहे हो? रुई से बंदूकें बना रहा हूँ अब्बू, ताकि आपकी तरह मैं भी बड़ा होकर देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकूं। बत्सा के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बचपन से ही नेपाली सेना में भर्ती होने का सपना देख रहा था, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। बत्सा एक बौना व्यक्ति था, जिसके कारण वो नेपाली सेना में नहीं जा सकता था। बत्सा के बौने होने के कारण स्कूल से लेकर घर तक सभी उसे बहुत चिढ़ाते और नफरत करते थे, जिसमें सबसे अव्वल थी बत्सा की सौतेली माँ और चितावके की दूसरी पत्नी चारू माँ थी। क्यों रे बौने, तू अभी तक भेड़ों को चराने क्यों नहीं गया? अभी उससे रुई भी तो निकालनी है। वो कब निकालेगा? व्यापारी आता ही होगा उसे लेने। स्कूल का होमवर्क कर रहा था यम्मा, उसी में देर हो गई। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं आज ही तेरा स्कूल से नाम कटवा देती हूँ, फिर तुझे काम करने में कोई अड़चन नहीं होगी। चितावके की ड्यूटी पर जाते ही चारू माथी बत्सा का स्कूल से नाम कटवा देती है और दिन भर गुलामों की तरह उससे काम करवाती रहती है। एक दिन गुस्से में आकर बत्सा अपने भेड़ों की खूब पिटाई कर देता है, जिसमें से एक भेड़ बाबा करते हुए मर जाती है। हे भगवान, गुस्से से पागल होकर मैंने ये क्या कर दिया? अब यम्मा को मैं क्या जवाब दूंगा? बत्सा डर से थर-थर कांपते हुए रात को दबे पांव अपने घर पहुंचता है, जहां चारू माथी एक डंडा लेकर खड़ी होती है। बत्सा के छोटे भाई धोनू ने उसे सब बता दिया था। वो बत्सा की खूब पिटाई करती है। सौतेली माँ चारू माथी के बुरे व्यवहार से त्रस्त होकर आखिरकार बत्सा घर छोड़ देता है और नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में रहकर भगवान शिव की भक्ति करने लगता है और अनेकों जगहों की तीर्थ यात्राएं करता है। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। एक दिन बौने बत्सा की नजर अपनी ही तरह एक बौनी अनाथ लड़की वैजंती पर पड़ती है, जिसके सैनिक पिता माउंट एवरेस्ट के बर्फीले पहाड़ों के बीच भूख और प्यास से त्रस्त शत्रु देश के आतंकवादियों से लड़ नहीं पाते और शहीद हो जाते हैं। उसकी मां बचपन में ही मर चुकी होती है, इसलिए वो अब अनाथों का जीवन जी रही थी। बत्सा को वैजंती की कहानी बहुत प्रभावित करती है और वो उसके प्रति दया और प्रेम से भरकर शादी का प्रस्ताव रखता है। सुनो वैजंती, अब ना इस दुनिया में तुम्हारा कोई है ना मेरा। तुम भी बौनी और मैं भी बौना हूँ। लगता है भगवान पशुपति ने हम बौने बौनी को एक करने के लिए यह माया रची है। क्या तुम उनके इस माया को सफल करोगी? वैजंती बत्सा के शादी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और बत्सा के साथ शादी कर नेपाल के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध नेपाली व्यंजन दाल भात का एक ढाबा खोल उसे हंसी खुशी चलाने लगती है। सुनिए श्रीमान, रामरू पीठो यानी मैदा निकालना है। आज एक ग्राहक ने सेल रोटी खाने को कहा है। हाँ तो निकाल लो स्वास्त्री, किसने रोका है? ये ऊपर रखा है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। मेरी ऊंचाई कौन सी माउंट एवरेस्ट जितनी है? हम दोनों मिलकर एक मनु की लंबाई पा सकते हैं। बस्ता अपने दोनों हाथों और पैरों को जमीन पर रखकर बैठ जाता है। वैजंती उसकी पीठ पर चढ़कर रामरू पीठो यानी मैदा निकालती है, जो उसके हाथ से फिसलकर उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। बौने बत्सा और वैजंती खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आपकी शक्ल भूत जैसी हो गई है श्रीमान। और तुम्हारी चुड़ैल जैसी स्वास्त्री। बत्सा को मन ही मन वैजंती के सैनिक पिता की भूख से हुई मौत बहुत परेशान करते हैं। वो हरदम एक सीक्रेट रेसिपी बनाने की सोचता रहता। काश मैं कोई ऐसा खाना बना पाता जिसे खाकर हमारे सैनिकों की ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाए और वो लंबे समय तक भूख प्यास से लड़ सके। तो इससे हमारे देश का कितना भला होगा। बत्सा इसी सीक्रेट रेसिपी को बनाने के लिए रोज अपने ढाबे के काम से खाली होकर भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में तपस्या करता है और कुछ ही वर्षों में वो एक सीक्रेट रेसिपी बनाने में सफल हो जाता है और उसे एक ताम्र पत्र पर लिख देता है। जय हो भगवान पशुपतिनाथ की, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब कोई भी दुश्मन हमारे सैनिकों को कभी भी हरा नहीं सकता। हमारे सैनिक अब अजय हैं। इसी बीच बत्सा को एक बेटा भी होता है, जिसके पैरों में वो अपनी सीक्रेट रेसिपी बांधकर पशुपतिनाथ मंदिर जाता है,
जहां पर भारत का एक अन्य सिपाही कर्नल राघवेंद्र अपनी पत्नी मनोरमा के साथ आया होता है। कर्नल राघवेंद्र को कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो मंदिर में मन्नत मांगने आए हुए थे। हे देवाधिदेव, जैसे तारकासुर का वध करने के लिए आपको कुमार कार्तिकेय की जरूरत थी, वैसे ही चारों तरफ दुश्मनों से घिरे भारत को भी ढेर सारे सिपाहियों की जरूरत है। आजकल कोई भी माँ बाप अपने बेटे को सिपाही बनाना नहीं चाहते, इसलिए हे भगवान, ये बीड़ा मैंने उठाया है, लेकिन अहो दुर्भाग्य, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। इतने में ही मंदिर पर दुश्मन देश का आतंकवादी हमला कर बत्सा और वैजंती को बंधक बना लेते हैं। कर्नल राघवेंद्र जैसे तैसे बत्सा के बेटे को बचा लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो किसी और को बचाते, दुश्मन उनको घायल कर वहां से बत्सा और वैजंती को लेकर निकल जाता है। ये हमलावर कोई और नहीं, बत्सा का छोटा भाई धोनू होता है, जो चंद पैसों के लालच में अपने देश से गद्दारी कर कर दुश्मन देश के साथ मिल गया होता है। अरे धोनू, तुम? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चंद पैसों के लिए मेरा भाई दुश्मन देश के साथ मिल जाएगा। अब्बू के इज्जत का तो ख्याल रखते, एक सैनिक के बेटे होकर। ज्यादा बकबक मत कर बौने, नहीं तो 3 फीट से सीधे 3 इंच का ला दूंगा। चंद पैसे नहीं थे, करोड़ों थे, करोड़ों। सेना में भर्ती होकर शायद इतना पैसा मैं जीवन भर काम करने के बाद भी नहीं कमा पाता। अपने देश से गद्दारी करके पैसा भले ही तुमने करोड़ों कमा लिए हो धोनू, लेकिन खुशी कौड़ी भर भी नहीं कमा पाओगे, ये मैं अपने देश की कसम खाकर कहता हूँ। तभी धोनू जोर से कड़कते हुए आवाज में बोलता है, ये सब बात करने के लिए अभी बहुत समय है बौने बस्ता। अभी तुम अपना वो सीक्रेट रेसिपी मेरे हवाले कर दो। उसी सीक्रेट रेसिपी के लिए तो मेरे बॉस ने तुम्हें बंधक बनाने का मुझे ऑर्डर दिया था। दुश्मन देश के गुप्तचरों ने खबर कर दी होती है कि बत्सा एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी बना रहा है जिससे उस खाने को खाने के बाद किसी की भी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन बत्सा की सीक्रेट रेसिपी जो उसने अपने नवजात बेटे के पैर में बांधी थी, वो तो उसके बेटे के साथ ही चली गई थी। इसलिए बत्सा अपने छोटे भाई धोनू से सीक्रेट रेसिपी उसके पास न होने की बात करता है। मेरे पास वो सीक्रेट रेसिपी नहीं है धोनू, वो मैंने मेरे बेटे के पैरों में बांधी थी। उसमें क्या लिखा था, तुम्हें कुछ याद नहीं है? दिमाग पर जोर डालने के बाद भी बत्सा को कुछ याद नहीं आता। धोनू ये देख बहुत गुस्सा होता है और बत्सा और वैजंती को हमेशा हमेशा के लिए बंधक बनाकर काल कोठरी में डाल देता है। दूसरी ओर निसंतान कर्नल राघवेंद्र बत्सा के बेटे को पाकर बहुत खुश होते हैं और उसे भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद मानकर अपने बेटे की तरह पालने पोसने लगते हैं। उसका नाम शिवा होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कर्नल राघवेंद्र का बेटा शिवा भी उन्हीं की तरह एक सिपाही बन जाता है। एक दिन, इस तामपत्र में क्या लिखा है पिताजी? मुझे नहीं पता बेटा, तुम्हें भगवान पशुपतिनाथ ने इसी तामपत्र के साथ भेजा था। तब से इस तामपत्र को मैं सहेजे हुआ हूँ। बड़े बड़े भाषाविदों को दिखाया, लेकिन कोई ना बता सका कि आखिर इसमें लिखा क्या है। एक बार नेपाल सरकार द्वारा भारत सरकार से प्रार्थना करने पर बहादुर शिवा को माउंट एवरेस्ट के एक मिशन ऑल आउट पर भेजा जाता है, जिसमें आतंकवादियों ने 25 साल पहले मंदिर पर हमला करके जिन 2 लोगों को कैद किया था, उन्हें छुड़ा लाने का आदेश होता है। वो दोनों अभी जीवित हैं और उनके पास एक सीक्रेट रेसिपी है। इसके बारे में उन्हें नेपाल सरकार की खुफिया एजेंसी ने बताया था। दूसरी ओर अंधेरी काल कोठरी में बेहोश वैजंती को बूढ़ा बत्सा जगाते हुए, अरे स्वास्त्री वैजंती, मर गई क्या? मरना ही तो चाहती हूँ श्रीमान। 25 सालों से इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर जीने से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। बूढ़ा बत्सा कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर गोलियों की तेज गड़गड़ाहट होने लगी। बहादुर शिवा दुश्मनों को मारते हुए आखिरकार बत्सा और वैजंती के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मिशन होने के कारण अत्यधिक भूख और प्यास से तड़पता हुआ वहीं बेहोश हो जाता है। तभी बूढ़े बत्सा की नजर शिवा के हाथ पर गुदे हुए कुछ शब्दों पर पड़ती है। वो वही सीक्रेट रेसिपी थी जिसे बत्सा ने तपस्या से पाई थी। बत्सा तुरंत ही उस सीक्रेट रेसिपी का प्रयोग कर एक व्यंजन बनाता है, जिसे खाते ही शिवा फिर से होश में आ जाता है। अरे मैं होश में कैसे आ गया? और अचानक से मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर 1000 हाथियों की ताकत आ गई है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बूढ़ा बत्सा शिवा का सर सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें वो सब मैं बाद में बता दूंगा बेटे। अभी तुम जाओ और सारे आतंकवादियों को खत्म करके आओ।
शिवा पूरे जोश के साथ उठता है और सारे दुश्मनों को समाप्त करके बत्सा और वैजंती को आजाद करा लेता है। इस मिशन ऑल आउट में बत्सा का भाई धोनू और उसका बॉस भी मारे जाते हैं, जिसने वैजंती के पिता की जान ली थी। मिशन पूरा करके शिवा के लौटने पर बूढ़ा बत्सा पूछता है, सुनो बेटे, ये सीक्रेट रेसिपी तुमने अपने हाथ में क्यों गुदवाई थी? क्या कहा बाबा? सीक्रेट रेसिपी? हाँ, सीक्रेट रेसिपी। इस रेसिपी का प्रयोग कर अगर कोई भी खाना बनाया जाता है तो उसे खाने वाले की शक्ति 1000 हाथियों की शक्ति के बराबर हो जाती है। इसी रेसिपी का प्रयोग कर मैंने वो खाना बनाया था जिसे खाते ही तुम्हारे अंदर असीमित शक्तियां पैदा हो गई थी। शिवा बत्सा को अपनी आत्मकथा सुनाता है। बचपन में मेरे माता पिता को मेरे साथ ये सीक्रेट रेसिपी भी मिली थी। इसमें क्या लिखा है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे इसके बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। लेकिन कोई भी भाषाविद इसमें लिखी बात को नहीं समझ पाता, इसलिए मैंने इसे अपने हाथों में गुदवा लिया ताकि जब भी कोई मिले तो मैं इसके बारे में उससे पूछ सकूं। लेकिन इसमें सीक्रेट रेसिपी लिखी है, ये आपने कैसे पढ़ ली? बत्सा और वैजंती अपने खोए हुए बेटे को दोबारा पाकर बहुत खुश होते हैं। बत्सा शिवा को सारी आपबीती बताता है। शिवा अपने असली माँ बाप को पाकर बहुत खुश होता है और रोते हुए उनके गले से लिपट जाता है। बत्सा और वैजंती वापस से अपने पुराने ढाबे में आकर सीक्रेट रेसिपी वाला जादुई ढाबा खोलते हैं, जो नेपाल सरकार द्वारा नेपाली सैनिकों के कैंटीन में तब्दील कर दिया जाता है। आखिरकार बत्सा का नेपाली सेना में जाने का बचपन का सपना पूर्ण हो चुका था। अब बत्सा के ढाबे पर उस सीक्रेट रेसिपी से बने खाने को खाकर फिर कोई भी नेपाली और भारतीय सैनिक कभी युद्ध में नहीं हारा। समोसा बेच करोड़पति। रात का समय। गरीब हरिया अपनी पत्नी दिशा के साथ अपने छोटे से किराए के घर में उदास बैठा था। पता नहीं कब मुझे इस गांव में काम मिलेगा। अच्छा भला जूते बनाने के कारखाने में आप काम कर रहे थे, पता नहीं कहां से उस कारखाने के मालिक की मौत हो गई और उसके बेटे ने उस कारखाने को ही बंद कर दिया। हाँ दिशा, उस कारखाने के बंद होने से हमारे जीवन में बहुत ही परेशानी आ गई है। इस गांव में पिछले 4 दिनों से मैं लगातार काम की तलाश में घूम रहा हूँ, पर अब तक मुझे कोई काम ही नहीं मिला। पता नहीं अब अपना आगे का जीवन कैसे गुजरेगा। जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं, आप खा लीजिए। हरिया अपनी बेरोजगारी से काफी परेशान हो चुका था और ऊपर से गरीबी उसके जीवन में हद से ज्यादा थी, जिसके चलते हरिया और भी ज्यादा दुखी हो चुका था। हाथ से काम भी चला गया था और गांव में कोई दूसरा काम मिल ही नहीं रहा था। हरिया अपनी पत्नी दिशा के साथ दिशा के हाथ के बनाए समोसे खाने लगता है। तभी समोसे खाते खाते हरिया के मन में एक उपाय आता है। अरे दिशा, हमारे मन में पहले ये बात क्यों नहीं आई? कौन सी बात? दिशा, हम इस गांव में समोसे बेचने का कारोबार करते हैं ना। अरे तुम तो अपने हाथों से कितने स्वादिष्ट समोसे बनाती हो। तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट समोसे तो गांव में बहुत बिकेंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अपने गांव में समोसे का कारोबार तो खूब चलेगा, पर इसके लिए भी पैसे चाहिए दिशा, और हम गरीबों के पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। एक काम करते हैं, अपने घर का थोड़ा सामान बेच देते हैं। दोनों मिलकर अपने घर के बर्तन और थोड़ा पुराना सामान बेचकर उन पैसों से समोसे बनाने का सामान ले आते हैं। अगले दिन दिशा घर में ही समोसे बनाना शुरू कर देती है। लीजिए, एक टोकरा भरकर गर्मा गर्म समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, मैं इन्हें गांव में बेच कर आता हूँ। हरिया समोसे का टोकरा लेकर गांव में आता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे, समोसे ले लो। तभी एक तरुण नाम का शराबी आदमी नशे में धुत हरिया के पास आता है। ए समोसे वाले, 1 किलो समोसे दे मुझे। अरे पहला ही ग्राहक आया, वो भी ऐसा। लगता है आज दिन बड़ा बुरा जाएगा। अरे भाई, समोसे नग से मिलते हैं, 5 रुपए का एक है। हाँ तो 5 रुपए के 1 किलो दे। अरे भाई, 5 रुपए के 1 किलो नहीं। अरे मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ, ये तो होश में ही नहीं है। एक समोसे दे देता हूँ इसे। हरिया तरुण को एक समोसा दे देता है। तरुण उस समोसे को खाकर वहां से जाने लगता है। अरे भाई, समोसे के पैसे तो दे। अगले साल ले लेना। तरुण वहां से चला जाता है। पता नहीं लोग भी इतना क्यों पीते हैं। हरिया वहां से गांव में दूसरी जगह आता है। तभी कुछ बच्चे हरिया से कुछ समोसे खरीद कर ले जाते हैं।
देर शाम तक हरिया के थोड़े ही समोसे बिक पाते हैं। कमाई तो सारे दिन में केवल 50 रुपए की हुई है, समोसे तो बहुत बच गए। हरिया थका हारा अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे एक होटल दिखाई देता है। इस होटल से थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बड़ी प्यास लगी है। हरिया उस होटल में आता है। वो होटल रमेश नाम के एक आदमी का था। हरिया वहीं होटल में समोसे का टोकरा रखकर रमेश से एक गिलास पानी मांगता है। हाँ हाँ भाई, पी लो पानी। अरे वाह, टोकरे में इतने सारे समोसे, इन समोसों से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे भाई जरा चखाना एक समोसा। हरिया रमेश को एक समोसा दे देता है। अरे वाह, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है, गर्मा गर्म खाने में तो और भी मजा आएगा। अरे भाई, ये समोसे तुम खुद बनाते हो क्या? मुझे भी अपनी होटल में ऐसे समोसे बेचने हैं। ये समोसे मेरी पत्नी बनाती है। अच्छा, मेरे साथ कारोबार करोगे? मुझे रोज सवेरे 200 समोसे लाकर दोगे तुम? 3 रुपए एक समोसे के हिसाब से रोज के 200 समोसे खरीदूंगा मैं तुमसे। अरे वाह, ये तो फायदे का सौदा है। हरिया रमेश के साथ डील पक्की करके अपने घर चला आता है और दिशा को सारी बात बताता है। रोज के 200 समोसे? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब हमें अभी से ही समोसे बनाने शुरू कर देने होंगे। हाँ दिशा, कल सवेरे ही चाहिए रमेश भाई को समोसे। कल के लिए 200 से ज्यादा समोसे तो बन जाएंगे, पर परसों कैसे बनाएंगे समोसे? सामान तो कल के इतने समोसे का ही है। अरे कल रमेश भाई समोसे के बदले पैसे देंगे ना, उन्हीं पैसों से बाकी का सामान ले आएंगे। दोनों मिलकर आधी रात तक 2 टोकरे भरकर समोसे बना लेते हैं। अगले दिन सवेरे दिशा फटाफट कढ़ाई में सारे समोसे बना लेती है और हरिया गर्मा गर्म समोसे लेकर रमेश के पास आता है और उससे पैसे लेकर उसे 200 समोसे दे देता है। चलो, अब बाकी बचे समोसे मैं गांव में बेच आता हूँ। हरिया गांव में घूमता है पर उसके समोसे ज्यादा नहीं बिकते। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। दिन प्रतिदिन हरिया की कमाई में बढ़ोतरी होती गई। एक दिन हरिया का पड़ोसी अजीत, जो काफी समय से हरिया पर नजर रख रहा था, वो हरिया को गांव में मिलता है। अरे भाई हरिया, सुना है रमेश होटल वाले के साथ तुम्हारा कारोबार एकदम बढ़िया चल रहा है, हैं? रोज के 200 समोसे खरीद रहा है वो तुमसे। हाँ अजीत भाई, सही सुना तुमने। वैसे कितने का एक समोसा बेचते हो रमेश को? 3 रुपए का एक। क्या 3 रुपए का एक? अरे क्या पागल हो हरिया भाई, वो रमेश अपनी होटल में 7 रुपए का एक समोसा बेच रहा है और तुमसे 3 रुपए का एक खरीद रहा है। अरे क्या घाटे का सौदा कर रहे हो तुम उसके साथ? वो तो तुम्हें पूरी तरह से लूट रहा है। क्या 7 रुपए का एक बेच रहा है समोसा? अरे तुमसे समोसे लेकर वो दुगने दाम कमा रहा है समोसे पर, और तुम बेवकूफ बनकर उसके जाल में फंसते चले जा रहे हो। अरे तुम खुद ही गांव में 7 रुपए का एक समोसा बेचो ना, इससे तुम्हारी आमदनी दुगनी होगी। अगर नहीं ऐसा कर सकते तो उस रमेश को बोलो कि आज से मैं तुम्हें एक समोसे 5 रुपए का दूंगा, मंजूर है तो ले लो, वरना खुद ही गांव में समोसे बेचो। बात तो सही है, वो रमेश तो मेरे साथ धोखा कर रहा है। मैं कल ही उससे बात करता हूँ। इतना कहकर हरिया अपने घर चला जाता है। चलो, चिंगारी तो मैंने लगा दिया, अब उस आग को ये हरिया भड़काएगा। हरिया, उस रमेश के साथ मुझे कारोबार करना है समोसे का, इसीलिए अब तुझे तो रास्ते से हटाना ही था ना भाई। अजीत ने अपने मतलब के लिए हरिया को बहकाया था। तभी अजीत रमेश के पास जाता है और रमेश को 4 रुपए का एक समोसा देने की बात कहता है। अरे नहीं भाई नहीं, एक आदमी तो मुझे 3 रुपए का एक समोसे के हिसाब से समोसे लाकर देता है। कोई बात नहीं, जब जरूरत हो मुझे बुला लेना, ये मेरा नंबर है। अगले दिन हरिया समोसे लेकर रमेश के होटल में आता है। रमेश भाई, आज से आपको समोसे के दाम 5 रुपए के एक समोसे लगेंगे। अगर आपको लेना है तो बोलिए, नहीं तो जाने दीजिए। क्या 5 रुपए? नहीं भाई नहीं, इतने महंगे दाम में मैं नहीं ले सकता समोसे। ठीक है, तुम कहीं और जाकर बेच आओ समोसे। हरिया समोसे लेकर वहां से चला जाता है। हाँ, उस अजीत से ही 4 रुपए नग के हिसाब से ले लेता हूँ मैं समोसे। रमेश अजीत को फोन लगाता है और उसके साथ डील पक्की कर लेता है। और इधर हरिया सारा दिन गांव में समोसे लेकर घूमता है, पर ले देकर उसके 50 रुपए के ही समोसे बिक पाते हैं। हरिया उदास होकर बाकी समोसे लेकर घर आता है और दिशा को सारी बात विस्तार से बताता है। आप पागल हो क्या? अरे उस रमेश के पास कितना बड़ा होटल है, उसके होटल के हिसाब से लोग उससे इतने महंगे दाम में समोसे खरीदते हैं। आपके पास क्या है? आप तो पैदल सड़क पर घूमते हो, फिर कोई आपसे क्यों लेगा इतने महंगे दाम में समोसे? बात तो सही है दिशा,
अब क्या करें? बेवकूफ आदमी, पहले ही मुझे ये बात बता दी होती तो ये सब ना होता। उसके बाद दिशा हरिया को लेकर शहर चली आती है और वहां बड़े बड़े 4 से 5 होटल में समोसे की बात करती है, जिसके बाद कुछ होटल वाले हरिया से 4 रुपए एक समोसे के हिसाब से समोसे लेने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद हरिया दिशा शहर में किराए का मकान लेते हैं और वहां होटल वालों के ऑर्डर के हिसाब से समोसे बनाने लगते हैं। कुछ दिन बाद, देखिए ऐसे करते हैं कारोबार। लालच और ज्यादा कमाई के चक्कर में इंसान हमेशा बर्बाद होता है। सही कहा तुमने दिशा। आज के बाद मैं किसी की भी बातों में आकर कभी लालच नहीं करूंगा और हमेशा ईमानदारी से अपना कारोबार करूंगा। उसके बाद हरिया और दिशा होटल वालों को समोसे बेचने के साथ खुद से भी शहर में अलग अलग जगह पर समोसे बेचने लगे और इसी तरह कुछ ही महीनों में दोनों खुद की एक बड़ी सी समोसे की दुकान खोल लेते हैं और कुछ पैसों में एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और 4 से 5 मजदूर लगाकर होटल वालों के ऑर्डर भी पूरे करने लगे और अपनी दुकान पर समोसे भी बेचने लगे। इसी तरह एक गरीब कुछ ही सालों में समोसे बेचकर करोड़पति बन गया।